Hello student, today we will discuss our first chapter of bio of class 9th, fundamental units of life. Okay, now we will discuss the first chapter of bio, fundamental unit of life. What is fundamental unit of life? इस चैप्टर में हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे. सेल, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल से ही लाइफ की ओरिजिन स्टार्ट. अगर सेल ना होता तो शायद धरती पर, इस अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन भी ना होती. तो हम पहले हमारा जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? सेल. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स. तो बात करेंगे इस चैप्टर में हम सेल के ऊपर. व्हाट इज सेल? सेल क्या है? जैसे कि आप जो है केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि मैटर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं मैटर कहलाती हैं, और जितने मैटर हैं वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिसको हम एटम कहते हैं. ठीक उसी प्रकार जितने लिविंग बीइंग्स हैं उनकी बॉडी जो है जिस सबसे छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर बनती है उस यूनिट को हम कहते हैं सेल. मेरी बात सुन रही? अब जैसे देखिए एक चीज दीवार है. दीवार आपको दिख रही है, आपके रूम की दीवार है, आपके घर की जो दीवार है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ईंट्स लगे हुए हैं, छोटे लगे हुए हैं, छोटे ब्रिक्स लगे हुए हैं. वो जो ब्रिक्स हैं अगर हम सारे ब्रिक्स को जोड़ दें तो एक दीवार खड़ी रहती है. यानी एक दीवार जो है छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बनी है. उसी प्रकार आपकी पूरी बॉडी या किसी भी लिविंग बीइंग की जो पूरी बॉडी है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनती है, और उस यूनिट को हम कहते हैं सेल. मेरी बात सुन रही? देखिए, व्हाट इज द सेल? सेल, इट इज the structural and functional unit of life, of living beings. किसी भी लिविंग बीइंग्स की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसी को हम कहते हैं सेल. सेल क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट कहा? जैसे कोई दीवार है तो उस दीवार की जो स्ट्रक्चर जिससे उसका स्ट्रक्चर बना वो क्या था? सबसे छोटी यूनिट क्या है उसकी? ब्रिक्स. कई छोटे ब्रिक्स मिलकर के एक बड़ी दीवार बनाते हैं. तो एक दीवार का जो स्ट्रक्चर है वो छोटे ब्रिक्स से मिलकर होता है. तो ब्रिक्स को, जो ब्रिक्स है उसको हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द वॉल. इन द सेम वे किसी भी लिविंग बीइंग्स की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो छोटे यूनिट से मिलकर बनता है, और उस यूनिट को यहां पर हम कहते हैं सेल. बात सुन रहे हैं? और आपकी बॉडी के बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो आपके सेल से कंट्रोल होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जो कि लिविंग बीइंग्स के अंदर हो रहा है. ये सारे प्रोसेस, प्रोटीन का सिंथेसिस हो, फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, ये सारे प्रोसेस जो है, सारे प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? सेल. देयरफॉर सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स. और हम साइंस की जिस ब्रांच में सेल को स्टडी करेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड साइटोलॉजी. जिस ब्रांच में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या है, सेल के अंदर कौन सी चीजें हैं, सेल कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीजें हम साइंस की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड साइटोलॉजी. स्टडी ऑफ सेल is called cytology.
सेल की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं साइकोलॉजी। अब देखते हैं सेल्फ डिस्कवरी कैसे। ओके, इसको हम देखिए। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने कार का सेक्शन काट करके अपने ही द्वारा बनाए गए, जब माइक्रोस्कोप से उन्होंने कार को देखा तो उन्होंने देखा कि कार में जो मधुमक्खी होते हैं, मधुमक्खी जो छत्ते हैं, इसको हनीकॉम्ब कहते हैं। हनीकॉम्ब जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। उसी छोटे छोटे कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक साहब ने नाम दिया सेल का। उसी को उन्होंने सेल कहा। ये बात समझ आ रही? अब ये क्वेश्चन ये उठा कि कार क्या होता है। देखिए, आप ट्री देख होंगे, पेड़, जो ट्रीज है उसमें आप देखते हैं कि पुराने जो पेड़ हो जाते हैं, जो पुराने ट्रीज हैं, उस पर जो आपको बार्क नजर आती है, आप उंगली से उखाड़ जाती है। तो जो बार्क है उसी बार्क से प्राप्त होता है हमको, उसी बार्क को हम कहते हैं कार। तो उन्होंने क्या किया रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने क्या किया, काट लिया और कार का सेक्शन काट करके उन्होंने अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से उस सेक्शन को देखा। जब सेक्शन को देखा तो उन्होंने ये देखा कि उस सेक्शन में हनीकॉम्ब की तरह, मधुमक्खी के छत्ते की तरह छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे उसी को रॉबर्ट हुक साहब ने नाम दिया सेल का। तो सेल की जो डिस्कवरी है उसका श्रेय जो है रॉबर्ट हुक साहब को जाता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है एमजे स्लाइडेन। एमजे स्लाइडेन। एक और साइंटिस्ट है टी स्वान। तो रॉबर्ट हुक साहब ने ये तो बता दिया सेल के बारे में। उसके बाद एमजे स्लाइडेन जर्मन के साइंटिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने ये कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे सेल से बने होते हैं। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि जितने प्लांट हैं वो सारे सेल से बने होते हैं। 1838 में इन्होंने ये बात कही। 1838 इन्होंने ये कहा प्लांट्स वी आर composed of सेल। ये बात है। उसके जर्मन बॉटनिस्ट एमजे स्लाइडेन इन द ईयर 1838 इन्होंने ये कहा पहली बार कि जितने प्लांट हैं वो सारे सेल से बने होते हैं। उसके ठीक 1 ईयर बाद टी स्वान, ये भी जो थे जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा ठीक 1 साल बाद यानी 1839 इन्होंने ये कहा कि एनिमल्स वेयर कंपोज्ड ऑफ सेल। इन्होंने ये कहा कि जितने एनिमल हैं वो सेल के बने होते हैं। उसके पहले एमजे स्लाइडेन ने ये कहा कि जितने प्लांट हैं वो सेल के बने होते हैं इन द ईयर 1838। उसके ठीक 1 साल बाद जो टी स्वान थे इन्होंने ये कहा कि इन्होंने ये कहा कि जितने एनिमल हैं वो सारे सेल के बने होते हैं।
Animals we are composed of cell. मेरी बात समझ आई? तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कार को लिया और कार का सेक्शन काटा और उसके सेक्शन को काट करके अपने ही द्वारा बनाए गए जो माइक्रोस्कोप से देखा तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ये देखा कि कार में हनी कॉम्ब की तरह मधुमक्खी के छत्ते की तरह छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। उसी कंपार्टमेंट को 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने सेल का नाम दिया। उसके बाद इन 1838 इन्होंने ये कहा कि जो प्लांट हैं, जितने प्लांट हैं वो सारे सेल से बने होते हैं। उसके ठीक एक साल बाद ये भी जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने ठीक एक साल बाद ये बात कही कि जितने एनिमल हैं वो सारे सेल से बने होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स on the basis of number of cells. Types of living beings. Types of living beings on the basis of number of cells. जितने लिविंग बींग्स हैं वो सारे सेल से बने होते हैं। सेल उनकी बेसिक यूनिट है, वहीं से जीवन की जो है बिगिनिंग होती है। तो लिविंग बींग्स को इसी सेल के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लिविंग बींग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इस दुनिया में कुछ ऐसे लिविंग बींग्स हैं जिनकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक सेल है, यानी उनकी पूरी जो बॉडी है वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी है। जैसे आप देखिए अमीबा है, पैरामीशियम है, यूलिना है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी है, यानी उनकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है। तो ऐसे लिविंग बींग्स जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है, यानी एक सेल ही उनकी पूरी बॉडी है, तो ऐसे लिविंग को हम कहते हैं यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर हम लोग की बात है। उसके बाद जैसे से डेवलपमेंट होता गया, मल्टी सेलुलर एनिमल है। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं या उनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है, असंख्य सेल होते हैं उनकी बॉडी में, ऐसे लिविंग बींग्स को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स लिविंग बींग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, single cell living beings. For example, amoeba, यूलिना, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ये वो लिविंग बींग्स हैं जिनकी पूरी बॉडी जो है सिर्फ एक सेल से बनी होती है, यानी इनकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, एक से ज्यादा सेल नहीं है। इसलिए ऐसे लिविंग बींग्स को हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक। सेकेंड, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऐसे लिविंग बींग्स जिनकी पूरी बॉडी बहुत सारे असंख्य सैकड़ों हजारों सेल से मिलकर बनती है, ऐसे लिविंग बींग्स को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। यानी ऐसे लिविंग बींग्स जिनकी बॉडी में एक से अधिक सेल होते हैं, उनकी बॉडी एक से अधिक सेल से मिलकर बनती है, ऐसे लिविंग बींग्स को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी
many cells are present in the body. अगर बहुत सारे सेल्स बॉडी में प्रेजेंट हैं तो ऐसे लिविंग बीइंग्स को हम कहेंगे मल्टीसेलुलर। तो जितने भी आपके हायर एनिमल हैं, जितने बड़े बड़े प्लांट हैं, जितने बड़े बड़े एनिमल्स हैं, उसमें हम भी लोग आते हैं। हम लोग किस टाइप के एनिमल हैं? मल्टीसेलुलर। तो ऐसे लिविंग बीइंग्स जिसमें बहुत सारे सेल्स हों जिनकी बॉडी में, उनको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर। बात समझ आई ना? अब बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल। शेप एंड साइज ऑफ द सेल। शेप एंड साइज ऑफ द सेल। जहां तक सेल के शेप का सवाल है, तो जो सेल है उसका जो शेप है, उसकी जो आकृति है, वो डिपेंड करती है कि वो किस ऑर्गन में मौजूद है, वो किस पोजीशन पे है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन डिफरेंट ऑर्गन, सेल्स कैन शो मेनी डिफरेंट शेप। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो रेक्टेंगुलर शेप के होंगे, स्फेरिकल शेप के होंगे, कुछ सिलिंड्रिकल शेप के होंगे, कुछ पॉलीगोनल होंगे। तो जो सेल का जो शेप है वो डिपेंड करता है कि उनकी पोजीशन ऑर्गन में कहां पर है, वो किस ऑर्गन में है और किस पोजीशन पे है, उनका फंक्शन क्या है। तो सेल का जो शेप है, उनके फंक्शन, उनकी पोजीशन और उनका जो है दूसरे सेल से कैसा इंटरेक्शन है उस पर डिपेंड करती है। बात समझ आई? तो इस आधार पर सेल के बहुत सारे शेप हो सकते हैं। वो पॉलीगोनल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के सेल है। किस बात पर डिपेंड करता है? शेप जो है सेल का, वो डिपेंड करता है उनकी पोजीशन, बॉडी में उनकी पोजीशन क्या है, बॉडी में उनका फंक्शन क्या है, और साथ ही साथ उनका दूसरे सेल से इंटरेक्शन कैसा है। बात समझ रही? द शेप ऑफ द सेल depends on the position and function of the cell। तो पोजीशन और फंक्शन का आधार पर सेल के कई शेप हो सकते हैं। वो सिलिंड्रिकल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, इस तरह से ओवल शेप हो सकता है। वो किस बात पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी पोजीशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है। साइज, अगर हम सेल की साइज देखें तो सेल की साइज जो है वो 1 मीटर से लेकर के काफी कम मिली माइक्रोन तक हो सकती है। सेल की जो साइज है वो 1 मीटर से लेकर के मिली माइक्रोन तक हो सकती है। लेकिन तो अब इस धरती पे अलग अलग सेल्स हैं, सबकी साइज अलग अलग है। लेकिन हम यहाँ बता दें आपको कि कौन इस दुनिया में सबसे बड़ी सेल्स है और कौन जो है इस दुनिया में सबसे छोटी सेल्स है। बात समझ आई? लार्जेस्ट सेल दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच का जो एग है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेल है, लार्जेस्ट सेल है। हमने कहा साइज 1 मीटर से लेकर के, कुछ प्लांट हैं जिनकी जो सेल की साइज 1 मीटर तक होती है और कुछ मिली माइक्रोन तक हो सकती है। यानी मीटर से लेकर के मिली माइक्रोन की रेंज हो सकती है, कुछ भी साइज हो सकती है। हम यहाँ बता रहे हैं आपको कि इस सबसे जो लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच का एग है, सबसे लार्जेस्ट सेल। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल
माइकोप्लाज्मा गैरीसेप्टिकम, इट इज द बैक्टीरियल सेल। सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा गैरीसेप्टिकम। ये बैक्टीरिया की सेल है, सबसे स्मॉल सेल है। इसी का दूसरा नाम है आर्कियंसे प्लूरो निमोनिया लाइक फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, दिस बैक्टीरियल सेल। सबसे जो लार्जेस्ट सेल है साइड में, दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच आपने जानते ही थे, ऑस्ट्रिच एक बहुत ही बड़ा पक्षी है, उड़ तो नहीं सकता लेकिन दौड़ता बहुत तेज है। कैसे नेचर ने हर एनिमल को जो है एक ने क्वालिटी दी है। ये ऐसा पक्षी है, काफी भारी भरकम बर्ड है, उड़ नहीं सकता है, इसलिए नेचर ने इसको तेज दौड़ने की क्वालिटी दी ताकि तेज दौड़ सके। उसका जो एग है ये सबसे लार्जेस्ट सेल है। माइकोप्लाज्मा गैरीसेप्टिकम, इट इज द बैक्टीरियल सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। इसी का दूसरा नाम प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इट इज आल्सो कॉल्ड PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दिस इज द बैक्टीरियल सेल, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल। अब तक जितने भी सेल ज्ञात हैं, सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा गैरीसेप्टिकम। ओके, नाउ अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ये ऑल आर ह्यूमन। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, इन ह्यूमन बॉडी अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपके शरीर में सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट सेल है दैट इज द ओवम ऑफ फीमेल। जो फीमेल की जो ओवा है, जो ओवम है, वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल ओवम ऑफ फीमेल, ओवम ऑफ फीमेल। फीमेल की बॉडी में जो ओवा बनती है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है इन ह्यूमन बींग्स। सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है दैट इज कॉल्ड स्पर्म। स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल which is present in human body, smallest cell. Sperm. ये तो बात थी लार्जेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, वो है ओवम। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है स्पर्म। अब बात करें कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी ह्यूमन बॉडी के अंदर? जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे जो लंबी सेल है दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स, और यू कैन से नर्व सेल। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल, दिस इज कॉल्ड नर्व सेल, और यू कैन से न्यूरॉन्स। मेरी बात समझ में आई? तो आप देखें डिफरेंट टाइप की साइजेस आपके सेल की, तो सबसे बड़ी साइज का जो सेल है दैट इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सबसे स्मॉल साइज का जो सेल है दैट इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा गैरीसेप्टिकम, इट इज द बैक्टीरियल सेल, और यू कैन से प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड PPLO। इन ह्यूमन बॉडी जो सबसे लार्जेस्ट सेल है दैट इज कॉल्ड ओवम ऑफ फीमेल। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है
दैट इज कॉल्ड स्पर्म ऑफ मेल, एंड जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, जो सबसे लंबी सेल है, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने देखा कि सेल का शेप देखा, साइज देखा। अब हम बात करेंगे कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स। Cells are of two types. First, prokaryotic cell. And second is called eukaryotic. Types of cells. Cells are of two types. One is called prokaryotic cells and second is called eukaryotic cells. बात करते हैं what is prokaryotic cells. Prokaryotic cells ऐसी कोई भी सेल्स जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप न हो, वेल डेवलप ना हो, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ना हो, न्यूक्लियोलस एब्सेंट हो, क्रोमोसोम सिंगल हो, ऐसे सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप ना हो, इनसिपिएंट हो, न्यूक्लियोलस एब्सेंट हो, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स वो एब्सेंट हो, सिंगल क्रोमोसोम मौजूद हो, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट हो, ऐसी सेल कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। मेरी बात समझ आ रही? ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप ना हो, न्यूक्लियोलस एब्सेंट हो, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हो, क्रोमोसोम सिंगल हो, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट हो, ऐसी सेल कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। इन सिंगल वर्ड वी कैन राइट दो सेल्स which nucleus is undeveloped and membrane bound organelles are absent are called prokaryotic cells। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसी कोई भी सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप ना हो, इज अनडेवलप्ड, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सेल के ऑर्गन है वो एब्सेंट हो, न्यूक्लियस एब्सेंट हो, सिंगल क्रोमोसोम हो, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट हो, ऐसी सेल कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। मेरी बात समझ आ रही है? ये प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पाई जाती है? बैक्टीरियल सेल और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इनकी जो सेल है ये प्रोकैरियोटिक है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। दुनिया में सिर्फ यही दो ऐसी सेल्स हैं
जो प्रोकैरियोटिक है। एक बैक्टीरिया की सेल और दूसरी ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल। ब्लू ग्रीन एल्गी इज आल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा इस दुनिया में जितनी भी सेल्स हैं वो सारी यूकैरियोटिक है। आपकी जो सेल्स है वो यूकैरियोटिक है। जितने हायर प्लांट हैं सबकी सेल क्या है? यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? आइए देखते हैं। नाउ लेट्स कर दिस को। यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सारे सेल के ऑर्गेनेल्स वेल डेवलप होते हैं, वो सेल कहलाती है यूकैरियोटिक सेल्स। दो सेल्स in which nucleus, nucleolus and membrane bounded and other cell organelles, other cell are well developed, are called यूकैरियोटिक सेल। ठीक, ऐसी कोई भी सेल जिसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, बाकी जितने सेल के ऑर्गन हैं वो वेल डेवलप है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ये बात समझ आई? तो जितने भी हायर एनिमल्स हैं, जितने भी हायर प्लांट हैं, सिर्फ दो को छोड़ करके, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके इस दुनिया में जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स कौन सी है? यूकैरियोटिक। तो अगर हमसे कहा गया कि यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस जो है प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। अगर आपसे पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस लिख, अक्सर जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता भी है, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। क्या क्या डिस्टिंक्शन है? पहला कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, पहला डिस्टिंक्शन। सेकंड, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक। थर्ड, प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम जो है वो मोर देन वन होता है, सिंगल मल्टी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दिस इज द फोर मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। वंस अगेन, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम सिंगल होता है, यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम डबल होता है, मल्टी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के जो डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में का जो डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा और जो यूकैरियोटिक है उसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा।
बात समझ आए? ये और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा दुनिया की कोई तीसरी सेल प्रोकैरियोटिक नहीं है, सिर्फ दो है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी और दूसरा आपका बैक्टीरिया। इसके अलावा जितनी सेल्स हैं वो सारी क्या आपकी यूकैरियोटिक है। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ओके, हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इस स्ट्रक्चर ऑफ सेल को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बाकी आज की जो चीजें पढ़ाई दी आपको उसको एक बार रिवाइज करते हैं। बाकी जो इसकी स्टडी है सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।